नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शादी में धोखा। उर्वशी की शादी पक्की हो गई थी और घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। जैसे जैसे उर्वशी की शादी की तारीख पास आ रही थी, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वह लड़का उनके किसी रिश्तेदार ने बताया था। लड़का वैसे तो काफी अच्छा बताया था। लड़के का नाम सुशील था और दिखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी मालूम करने के लिए उर्वशी के पापा लड़के की कंपनी में गए, जिस कंपनी में वह नौकरी करता था। लेकिन जब वह कंपनी में गए तो पता चला कि वह अपनी मीटिंग में व्यस्त है और यह मीटिंग काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि मीटिंग के लिए बाहर से भी काफी लोग आए हुए थे। तभी उर्वशी के पापा अपने उस दोस्त को कहने लगे जिनके पास रहकर वो गए थे, चलो कम से कम यह तो पता चला कि सुशील नाम का लड़का इस कंपनी में काम करता है, तो फिर निश्चिंत हो जाओ। हमें यही तो पता करना था कि सुशील इस कंपनी में काम करता भी है कि नहीं। चलो फिर और क्या पता करना है, यही तो देखना था। उर्वशी के पापा राजकुमार जी को अपने दोस्त की बात सही लगी और बोले कि चलो लड़का तो देख लिया था और उसकी अब कंपनी भी देख ली है, बस और क्या देखना है, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों घर आ गए। सभी लोग बहुत खुश थे। शादी भी बहुत ही धूमधाम से की गई। उर्वशी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी बड़े ही शान और शौकत से की थी और उसे खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। जब वह ससुराल में गई तो वहां पर सभी लोग उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। उर्वशी ने उस घर में अपनी उम्र की एक लड़की को देखा। उसे देखकर उसने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी यह कौन है? उर्वशी की सासू माँ हेमलता जी ने कहा, अरे बेटी यह मेरे मायके से है, घर के कामों में मेरा हाथ बटा देती है। यह गरीब घर की बेटी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं अपने पास ही रख लेती हूँ और मुझे भी आराम मिल जाएगा। यह मेरे कामों में हाथ बटा देती है और हम इसको काम के बदले जो पैसे देंगे इससे इसके घर वालों को भी काफी मदद मिल जाएगी। उर्वशी ने कहा, माँ जी आपने यह तो बहुत अच्छा किया। उर्वशी यह सभी बातें शाम के समय अपनी माँ से कर रही थी। तभी वह लड़की उसके कमरे में आई और वहाँ पड़े हुए कपड़े उठाने लगी। उर्वशी ने उससे कहा, अरे बैठो जरा, लेकिन उसने बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, वह लड़की घबराती हुई सी बोली। उर्वशी ने कहा, अरे तुम तो मेरी हम उम्र हो, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। तभी हेमलता जी उसे आवाज लगाने लगी, अरे कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ। वह लड़की घबरा गई और बोली, अभी आई, और वह तेजी से कपड़े उठाकर बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद उर्वशी ने घर वालों से पूछा, यह लड़की इतनी शर्माती क्यों है? तो उसके पति ने कहा, अरे यह एक गांव की लड़की है, इसलिए किसी से ज्यादा बात नहीं करती। अगले दिन उर्वशी किचन में आकर कहने लगी, आज से मैं भी तुम्हारे साथ किचन में काम करूंगी और वैसे भी आज तो मुझे भी कुछ मीठा बनाना है। अब हम दोनों मिलकर साथ में काम किया करेंगे, जिस काम भी जल्दी हो जाएगा और हमें बातें करने का भी समय मिल जाएगा। इस घर में मैं भी नई हूँ, हम दोनों सहेली बन जाएंगी, हम दोनों की खूब जमेगी। तभी हेमलता जी बोली, अरे मैं तुम्हें बताया है ना, यह ज्यादा बातें नहीं करती है। गीता बिना कुछ बोले ही बाहर चली गई। उर्वशी जी आज पहली रसोई होने की वजह से उसने मीठे में हलवा बनाया। सभी को उर्वशी का बनाया हुआ हलवा बहुत पसंद आया। हेमलता जी ने कहा कि उर्वशी बेटा, मैं तुम्हारे लिए शगुन निकाल कर रखा है, लेकिन जब तुम अपने मायके जाओगी तो तुम्हें दे दूंगी, अभी मेरी अलमारी में रखा है। उर्वशी बोली, अरे नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सुशील ने उर्वशी से कहा, उर्वशी मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सारी ज्वेलरी मैं लॉकर में रखवा दूं, क्योंकि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, चोरी चकारी होने का डर लगा रहता है।
सभी को पता है कि शादी वाला घर है और रुपया पैसा तो घर में ही होगा और ज्वेलरी भी, इसलिए सभी चीजों को लॉकर में रखना ही सही होगा, क्योंकि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उर्वशी ने कहा, जैसा आपको सही लगे, वरना मुझे भी फिक्र लगी रहेगी। ऐसा कहकर उर्वशी ने सारी ज्वेलरी निकालकर सुशील को थमा दी। उर्वशी और गीता दोनों मिलकर काम करती तो उर्वशी ने एक बात महसूस की कि जब भी उसके ससुराल वाले उसके आसपास होते तो वह बात करना बंद कर देती थी, नहीं तो वह उसके साथ अच्छे से बातें करती थी। उर्वशी सोचती थी कि यह मेरी हम उम्र है, इसलिए यह मेरे साथ खुलकर बात करती है और इन सभी से शर्मा जाती है। उर्वशी ने यह बात अपनी माँ को बताई और कहा कि माँ, यह लड़की गीता मेरे साथ तो घुल मिल कर बात करती है, लेकिन इन सभी लोगों से शायद डरी हुई सी रहती है। उर्वशी की माँ ने कहा, हाँ बेटी, क्योंकि वह गांव में रहती थी, इसलिए बेचारी वहाँ के माहौल में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती होगी, उसे शहर में घबराहट होती होगी, लेकिन तुम मुझसे प्यार से बातें करना। हाँ माँ, ठीक है। इतना कहकर उर्वशी ने फोन रख दिया। उर्वशी गीता से बोली, गीता, घर के सभी लोग कहाँ गए? गीता ने इशारा करके कहा कि सभी लोग कमरे में हैं, तो उर्वशी भी कमरे में चली गई। उर्वशी को देखते ही वह चौंक गए। उर्वशी बोली, अरे आप लोग मुझे देखकर ऐसे क्यों चौंक गए हो? तो हेमलता जी बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, बस खाने में क्या बनेगा इसी बारे में बातें चल रही थी। उर्वशी ने कहा, मैं तो खाने के लिए ही पूछने आई थी और सभी तभी चलो, गीता ने चाय बना दी है, सभी मिलकर चाय भी पी लेते हैं। हेमलता जी बोली, हाँ बेटा, तुम चलो, हम सभी आते हैं। अगले दिन उर्वशी और गीता दोनों घर के कामों में लगी हुई थी। उर्वशी ने कहा कि आज मैं सुशील की पसंद का कुछ बनाऊंगी, तो उनसे पूछ कर आती हूँ। तभी गीता ने कहा, मुझे पता है उनको क्या पसंद है, उनको राजमा चावल बहुत पसंद है। अरे वह तुम्हें तो सब पता है, लेकिन गीता, तुम्हें तो यहाँ ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, फिर तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर गीता घबरा गई और बोली, एक दिन वह किसी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था, बस यही बात है। अरे गीता, तुम माँ जी को क्या कहती हो? गीता कुछ बोलने को हुई, तभी हेमलता जी आ गई और बोली कि यह तो मुझे मौसी जी कहती है। अरे गीता, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें सुन रही हो? जाओ जाकर अपना काम देखो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। तभी उर्वशी बोली, अरे नहीं माँ जी, यह तो बातें भी नहीं करती है। अरे नहीं बहू, तुम इनको नहीं जानती हो, ऐसे लोग काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं, और तुम भी इससे कम बातें किया करो। उर्वशी को अपनी सासू माँ की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को उर्वशी ने सुशील की पसंद का खाना बनाया था, सभी लोग खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी हेमलता जी ने कहा, अरे यह तो सब सुशील की पसंद का खाना बना है। तभी उर्वशी की नज़र गीता पर गई, लेकिन गीता ने उसे इशारा करके कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उर्वशी ने गीता का इशारा समझकर बात को घुमा दिया और कहा कि आज मेरा मन कर रहा था राजमा चावल बनाने का, इसलिए बना दिया, और जब भी मैं घर में खाना बनाती थी तो सभी को पसंद आता था, इसलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ भी मैं राजमा चावल बना दूँ, क्या पता यहाँ भी सभी को पसंद आ जाए। और देखो ना, आप सभी को पसंद भी आया। लेकिन उर्वशी को मन ही मन यह बात सता रही थी कि गीता ने उसे चुप क्यों करा दिया। आखिर वह बताने क्यों नहीं दे रही थी कि खाने के बारे में उसी ने बताया था। उर्वशी को कुछ अजीब सा लग रहा था। वह सोचने लगी कि जरूर कुछ तो बात है जो यह सभी लोग मुझसे छुपा रहे हैं। उर्वशी जब कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो घर के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे और उसे देखते ही चुप हो गए। उर्वशी बोली, क्या हुआ? आप सभी लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए हो? अभी तो सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही चुप क्यों हो गए हो? अरे कुछ नहीं बेटा। नहीं, कुछ क्यों नहीं है, मुझे भी जानना है, आखिर आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। तभी सुशील बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, असल में यह है कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, उसी के बारे में बातें चल रही थी। हम नहीं चाहते कि तुम्हें भी इसके बारे में पता चले, ताकि तुम परेशान ना हो जाओ।
हमने एक लोन लिया था और उसको चुकाने की आखिरी तारीख आ गई है। जो भी कुछ था शादी में लग गया। अब किस्त को कहाँ से चुकाया जाए यही सोच रहे थे कि कहाँ से इंतजाम किया जाए। तभी उर्वशी बोली, अरे आप परेशान मत होइए, मैं कुछ इंतजाम कर देती हूँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, क्या तुम 2 महीने बाद उनका पैसा वापस कर दोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुमने हमारे बारे में सोचा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे कैसी बातें करती हो। यह घर मेरा भी तो है और मेरा भी इस घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर उर्वशी बाहर आ गई। थोड़े दिनों के बाद उर्वशी सुशील को कहने लगी, शादी हुए कितने दिन हो गए हैं, आप ऑफिस कब जाना शुरू करोगे? उर्वशी की बातें सुनकर सुशील हैरान हो गया और बोला, अरे 3-4 दिन बाद जाऊंगा। 3-4 दिन होने के बाद उर्वशी ने फिर बोला, आज आपको अपनी कंपनी जाना था? सुशील ने कहा, अरे हाँ बाबा, अभी जाता हूँ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। उसी दिन से सुशील कंपनी जाने लगा। एक दिन उर्वशी ने गीता से कहा, अरे गीता, क्या तुम कभी अपने घर बात नहीं करती हो? यह मेरा फोन लो और अपने घर बात कर लो। इस समय हेमलता जी भी वहाँ आ गई और बोली, अरे उर्वशी बेटा, इसके घर फोन नहीं है। इसके घर की हालत ऐसी नहीं है कि वे लोग फोन रख सकें। उनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं होते, फिर फोन के कहाँ से होंगे। गीता वहाँ से रसोई घर में चली गई। गीता के पीछे पीछे उर्वशी भी चली गई और गीता को बोली, गीता, तुम वहाँ से क्यों आ गई? क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? मुझे भी अपने घर की बहुत याद आती है। इतने में सुशील भी ऑफिस से आ गया। उर्वशी उसके लिए पानी लेकर आई और बोली, लाइए, अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। जैसे ही उर्वशी उसका बैग लेने लगी तो सुशील ने हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं रख दूंगा। पहले तुम यह बताओ कि क्या तुमने अपने घर पैसों की बात की है? अभी तो नहीं की, आज कर लूंगी। अगले दिन गीता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उर्वशी ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, गीता कहाँ है? वह मुझे काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है। बेटी, उसकी तबीयत कुछ खराब थी, वह आराम कर रही है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। उसे क्या हुआ? मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं उर्वशी, तुम रसोई में खाने का इंतजाम देखो। गीता अभी सो रही है। घर के सभी कामों को निपटाने के बाद उर्वशी गीता के कमरे में गई। अरे गीता, तुमने बताया नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गीता ने दबी सी आवाज में कहा। आपकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मुझसे बातें करें, इसलिए अच्छा होगा आप यहाँ से चली जाएं। अरे नहीं जाती, वह कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हें कुछ दवाई वगैरह चाहिए तो मुझे बता दो। उर्वशी ने फिर से पूछा तो गीता बोली, अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। उर्वशी को गीता का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी और चुपचाप घर के कामों में लग गई। सुशील अपनी माँ हेमलता जी के पास बैठा हुआ था। उस समय उर्वशी कमरे में आई और अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। सुशील का बैग खुला हुआ था। उर्वशी ने सोचा कि इसको बंद कर देती हूँ। बैग को बंद करते हुए वह बैग फिसल गया और संभालते संभालते फाइल नीचे गिर गई। जब वह फाइलों को उठाने लगी तो उसमें कुछ पेपर रखे हुए थे। सारे कागजों को उठाकर वह अच्छे से देखने लगी तो कुछ भी नहीं था सिवाय खाली पेपर के। खाली पेपर देखकर उर्वशी को कुछ अजीब सा लगा। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे थे और एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उर्वशी जब कमरे से बाहर आई तो उसने सोचा कि हेमलता जी गीता पर गुस्सा हो रही हैं। उर्वशी को देखते ही चुप हो गई। उर्वशी गीता को बोली, गीता, यहाँ आज पड़ोस वाला कोई आता क्यों नहीं है? मैंने तो किसी को आज तक यहाँ नहीं देखा, नहीं किसी से मिली हूँ। हमारे घर में तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन गीता कुछ भी नहीं बोली और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उर्वशी ने उसे चुप कराया और बोली, गीता, मुझे लगता है तुमने अपने मन में कुछ बातें छुपा कर रखी हैं, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो। मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ। जैसे ही गीता कुछ बोलने को हुई तो तभी सुशील वहाँ आ गया और अपने लिए चाय बनाने को बोला। उर्वशी बोली, गीता, जब भी मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ तभी कोई ना कोई आ धमकता है। आखिर माजरा क्या है?
अगले दिन उर्वशी ने न्यूज़पेपर लेने के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने वाले घर के दरवाजे पर एक मेड खड़ी हुई है। उर्वशी को देखते ही बोली, अरे आप नई भाभी हो ना? उर्वशी ने कहा हाँ, और उससे पूछा, क्या तुम काम करती हो और रसोई का काम करने का कितना पैसा लेती हो? उसने कहा 3000 लेती हूँ भाभी जी, पहले मैं आपके यहाँ काम करती थी। उर्वशी बोली, अच्छा तो तुम यहाँ भी काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? जैसे वह कुछ बताने को हुई तो सामने वाले घर का दरवाजा खुल गया और वह अंदर चली गई। उर्वशी ने अंदर जाकर अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी आपने काम वाली बाई क्यों हटा दी है? उसकी बातें सुनकर हेमलता जी हक्की बक्की रह गई और बोली, तुम्हें कैसे पता कि हमारे यहाँ नौकरानी काम करती थी? बाहर एक काम वाली थी, वही बता रही थी। हाँ, पहले वह काम करती थी, लेकिन जब गीता आ गई तो हमने उसे हटा दिया था, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उर्वशी तुम ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो। उर्वशी सोचने लगी, काम वाली से अगर 2 बातें कर ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। एक दिन फिर वह काम वाली उर्वशी को मिली और बोली, भाभी क्या गीता भाभी भी यहीं पर है? उर्वशी ने कहा, अरे उसे भाभी नहीं बहन बोलो, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। उर्वशी की बातों को सुनकर काम वाली बड़ी हैरानी से उर्वशी की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। उर्वशी अंदर जाकर गीता को उस काम वाली के बारे में बताकर जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर गीता के पसीने पसीने छूट रहे थे और वह घबराकर अपने कमरे में चली गई। उर्वशी ने देखा कि सभी लोग अपने कमरे में हैं, तो वह पीछे पीछे गीता के कमरे में चली गई और जाकर बोली, गीता तू मेरी बातों को सुनकर इतनी क्यों घबरा जाती हो? मुझे बताओ आखिर बात क्या है? आज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और सब कुछ जानकर ही रहूंगी। उर्वशी ने गीता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, कहीं वह काम वाली सच तो नहीं बोल रही थी और उसने कहीं तुम्हें सच में भाभी तो नहीं कहा? कहीं तुम कोई राज तो नहीं छुपा रही हो? तुम कोई और तो नहीं हो? विधवा का नाम सुनते ही गीता ने अपना हाथ उर्वशी के मुंह पर रख दिया और बोली, नहीं आप ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आखिर कुछ तो बात है जो तुम और घर के सभी लोग मुझसे छुपा रहे हो। उर्वशी को काफी गुस्सा आ रहा था तो गीता बोली, आप यहाँ से इस वक्त चली जाइए, सभी लोग यहाँ आते ही होंगे। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज तो मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। गीता ने कहा, अच्छा ठीक है, आज रात को जब सभी लोग सो जाएंगे तब तुम रसोई में आ जाना, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। गीता ने उर्वशी को धक्का देते हुए कमरे से बाहर कर दिया। उर्वशी ने देखा कि सामने से हेमलता जी आ रही थी। उसे देखते ही उर्वशी इधर उधर देखने लगी जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। जब रात हुई तो उर्वशी रसोई घर में आ गई। अच्छा बताओ गीता, अब क्या बात है? तू बोली तो गीता बोली, मेरे माता पिता नहीं हैं और दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो उर्वशी बोली, क्यों? तुम्हारा घर गांव में है ना, जहाँ सासू माँ तुम्हारे माता पिता को पैसे भेजती है। उर्वशी की बातें सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मेरा गांव में कोई भी नहीं है, लेकिन आप यह बात सुशील के घर वालों को मत बताना, नहीं तो कयामत आ जाएगी। तभी उर्वशी बोली, तुम इतनी डरी डरी सी क्यों रहती हो? कुछ नहीं, बस मुझे जिंदगी से बहुत बड़ा धोखा मिला है। आखिर क्या बात है गीता, साफ साफ बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उर्वशी, यह सभी लोग बहुत खराब हैं, तुम उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना और जो पैसे देने की इन्हें बात कर रही थी वह भी मत देना। गीता की बातें सुनकर उर्वशी हैरान हो गई। गीता, तुम जिनके घर में रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आपके इतना कहने पर मैं आपको इतना कहने की हिम्मत कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है। मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुशील को भी ऑफिस जाना है। ऑफिस का नाम सुनते ही गीता बोली, ऑफिस ऑफिस, काहे का ऑफिस? उर्वशी ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे वह किसी ऑफिस नहीं जाते। क्यों ऑफिस नहीं जाते तो फिर कहाँ जाते हैं? गीता, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। अब तो मुझे घबराहट होने लगी है। गीता रोने लगी। मुझे माफ कर देना, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको जोरों का धक्का लगने वाला है।
सुशील किसी भी कंपनी में काम नहीं करता, उसने केवल 12वीं पास किया है। यह लोग पहले जहाँ रहते थे इन्हीं के पास में मेरा गांव था और हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी। इन लोगों की नज़रें मेरे पिता की उसी जमीन पर थी। इन लोगों ने मेरे पिता से मेरी शादी यह कहकर की कि वह बड़ी सी कंपनी में काम करता है और मैं सुशील की पहली पत्नी हूँ। उर्वशी बोली, तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारी इन घटिया बातों पर विश्वास कर लूँगी? तुम पहले सुन लो, यकीन करना या नहीं यह तुम्हारी मर्जी, यह आप बाद में सोच लेना। मेरी शादी होने के बाद यह लोग मुझे बहुत ही अच्छे से रखते थे, जैसे यह बहाने आपसे पैसे लेने के लिए बना रहे थे, ठीक ऐसे ही मेरे सामने भी बहाने बना रहे थे और मैं भी इनकी बातों में आ गई थी। मेरे माँ बाप के पास वही जमीन का एक टुकड़ा उनका सहारा था, लेकिन मेरे कहने पर मेरे माता पिता ने वह जमीन भी उनके नाम कर दी। मुझे जमीन देते ही यह मेरे साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगे। मेरी चिंता के कारण मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए और किसी रिश्तेदार ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जब से शादी हुई रोज रोज मार खाती हूँ, मुझे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। जब से आप इस घर में आई हैं तब से मुझे पेट भर खाना मिल रहा है। जो जमीन का टुकड़ा मेरे पिताजी ने दिया था उसे बेचकर यह लोग शहर में आ गए। उनकी योजना तो कुछ और ही थी, लेकिन पुलिस के डर से यह मुझे भी अपने साथ लेकर आ गए कि कहीं मैं पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दूं। शहर आकर इन्होंने दूसरी शादी कर ली और जब आपके पापा से इन्हें पैसे नहीं मिले तो यह आपको बहला फुसला कर पैसों के लिए मना रहे हैं। उसके बाद आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। इतने दिनों में मैं इनको बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, इनका नाम सुशील नहीं है, मनोज है। जिस कंपनी पर आपके पापा सुशील को देखने गए थे वहाँ सुशील नाम का एक दूसरा कर्मचारी काम करता है जो एक ऊंचे पद पर है और जिसने यह रिश्ता आपके पापा को बताया है वह भी इन्हीं का रिश्तेदार है। सभी ने मिलकर धोखा किया है। वह मनोज के पापा के घनिष्ठ मित्र हैं। इन सभी का यह पहले से ही प्लान बना हुआ था। गीता की बातें सुनकर उर्वशी का सर घूमने लगा। वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उर्वशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और अब वह क्या करेगी। जैसे तैसे उर्वशी अपने कमरे में चली गई, लेकिन बेचैनी के कारण पूरी रात सो नहीं पाई। उसके लिए इन सभी बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोच रही थी कि मैं गीता पर यकीन करूं जो डरी सी हमेशा रहती है या फिर अपने पति पर। उर्वशी अपनी अलमारी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन वह गीता से बोली भी नहीं। उर्वशी सोच रही थी कि कहीं गीता मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। घर के सभी कामों को जल्दी जल्दी से निपटाकर सुशील के ऑफिस चले जाने के बाद सारे कमरे को ढूंढने लगी। तभी हेमलता जी आ गई। अरे क्या हुआ उर्वशी, क्या कुछ ढूंढ रही हो? हाँ माँ जी, मैं अपनी एक साड़ी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ रख दी है। उर्वशी ने सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सोचा कि चलो अब माँ जी के कमरे में ढूंढूंगी, वहाँ जरूर कुछ मिलेगा। उर्वशी के कमरे का बेड बचा था जो ढूंढना बाकी रह गया था। उर्वशी ने यह कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि वह साड़ी पहन रही है। तभी उसके हाथ एक पैकेट आया जिसमें उसके डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, लेकिन उसमें कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, सिर्फ 12th तक के ही डॉक्यूमेंट्स थे। उर्वशी ने यह देखकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या करूं? और सोचने लगी, इन लोगों का मुझे गीता का बात न करने देना, पड़ोस में आने जाने नहीं देना और मेरे सारे गहने अपने लॉकर में रखना और मेरे पापा से पैसे मांगना। इन लोगों ने कितना बड़ा धोखा किया है। और काम वाली को मेरी बहू होने की खबर मिली तो उसे भी काम से निकाल दिया। अच्छा, तो यह लोग मुझे बातें नहीं करने देते थे, कहीं वह मुझे कुछ बता ना दे। उर्वशी को अब काफी गुस्सा आ रहा था। उर्वशी खड़ी होकर गीता के पास गई और बोली, गीता, तुम अपने पति को रोज किसी और के साथ देखती हो, क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं उर्वशी, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इससे कोई लगाव रहा ही नहीं है। जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है मेरा इससे रिश्ता ही खत्म हो गया है। लेकिन बाहर भी भेड़िए रूपी दुनिया है, तो मैं कहाँ जाती।
एक दो बार मैं यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो देखा कि बाहर इससे भी बुरी जिंदगी है। नहीं गीता, अब हम दोनों मिलकर इनको सबक सिखाएंगे। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस समय सुशील के पापा की आवाज़ आई, अरे क्या एक कप चाय मिलेगी? उर्वशी ने कहा, अभी लाई पापा जी। उर्वशी ने वह सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे और अपने पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। यह सब सुनते ही उसके मम्मी पापा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। सभी सच्चाई जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताई और उसके बाद फिर वह उर्वशी के ससुराल पहुंच गई। उर्वशी के ससुराल वालों को इस बात की भनक नहीं पड़ी कि उसके घर पुलिस आने वाली है। पुलिस को देखते ही उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। पुलिस को देखकर हेमलता जी बोली, उर्वशी, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ यह पुलिस क्यों आई है? माँ जी, आपको क्या लग रहा था कि आप गीता के साथ इतना बुरा बर्ताव करेंगे और आप जीत जाएंगे? इतना सुनते ही सुशील पीछे के दरवाजे से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह तीनों पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे। तभी उर्वशी के पापा आगे बढ़कर बोले, तुम लोगों की वजह से दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों के साथ ऐसा करने की? हेमलता जी उर्वशी को घूर घूर कर देख रही थी। तभी उर्वशी की मम्मी ने कहा, मेरी बेटी को घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। गीता के माता पिता को तुम लोगों ने मार डाला है, लेकिन आज से गीता भी हमारी दूसरी बेटी है। इसी की वजह से आज हम तुम्हारे जाल में फंसने से बच गए हैं, वरना पता नहीं तुम्हारी घटिया सोच की वजह से जाने क्या हो जाता। इसलिए अच्छा होगा कि अपनी यह घटिया नजरें नीचे रखो और चुपचाप से जाकर जेल की हवा खाओ। इतना कहकर उर्वशी की मम्मी गीता के पास आई और बोली, आज से उर्वशी की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, इसलिए आज से तुम भी उर्वशी के साथ हमारे घर पर ही रहोगी। उर्वशी के सास ससुर को जेल की हवा खिलाने के बाद उन दोनों को अपने साथ ले गए और गीता को बेटी की तरह ही लाड़ प्यार देने लगे। वह अपनी बेटी उर्वशी की हिम्मत की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी उर्वशी ने बहुत ही धैर्य से काम लिया, जिससे दो बच्चियों की जिंदगी बच गई थी। उसने स्थिति से समझौता न करके उन लोगों को सजा देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर अगर वह गीता की तरह ही अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेती तो उसकी ज़िंदगी भी गीता की तरह ही हो जाती। लेकिन उर्वशी ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और अपने साथ साथ गीता को भी एक नई जिंदगी दी। सुशील और उसके सास ससुर ने यह जो घिनौनी हरकत की है उसकी माफ़ी तो कतई नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।